हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खुशाल मौर्य आप लोगों का सीरियस आर एस क्लासेस आर के में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल की बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम देर न करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन स्टार्ट कर दिए थे। कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे, जो कोशिकाएं होती हैं कोशिकाएं विभाजन कैसे करती हैं। ये बात आपकी हुई थी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडेनॉस स्वान थे। इन्होंने बताया कि सभी प्राणी व पौधे किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इनको बताने के लिए कौन है, एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चू ने आए थे। तो रुडोल्फ विर्चू ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व में स्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनका इससे होता है, पूर्व में स्थित कोशिकाओं से होता है। ठीक, फिर आगे हमने क्या बताया था, तो इन्होंने क्या बताया, जो रुडोल्फ विर्चू हैं पूर्व स्थित कोशिकाओं से होते हैं। अब वो पूर्व स्थित जो कोशिका है वो कैसे करेंगे नई कोशिका का निर्माण। तो उस कोशिका का निर्माण करने के लिए हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन पढ़ने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होकर एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। अब वो विभाजन कैसे होगा, हम अपने शरीर की बात करते हैं तो हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक जैविक कोशिकाएं होती हैं और एक क्या होती हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं। ठीक, इससे पहले हम एक चीज़, दो पॉइंट और पढ़े थे कि मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन करने में कितना समय लेती है, 24 घंटे लेती हैं। और जो ईस्ट की कोशिका है वो विभाजन करने में कितना समय लेती है, वो 90 मिनट लेती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। विभाजन के तौर पर देखें तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला जो होती है दैहिक कोशिका होती है, दूसरा क्या होती है, जनन कोशिका होती है। जो दैहिक कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं और जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो हम बात करने वाले हैं आज इसकी दैहिक कोशिका की बात करने वाले हैं। दैहिक कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अब ये समसूत्री विभाजन दो चरणों में पूरा होता है। जैसे कि जो कोशिका है, जैसे कि ये कोशिका है, मान लीजिए ये कोशिका है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये कोशिका है, इनमें क्या पाया जा रहा है, इसमें एक केंद्रक पाया जा रहा है और क्या पाया जा रहा है, कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है। पहले हम किसका विभाजन करेंगे, केंद्रक का विभाजन करेंगे, उसके बाद किसका विभाजन करेंगे, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक विभाजन को क्या बोलते हैं, केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और कोशिका द्रव्य विभाजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, कैरियोकाइनेसिस यानी क्या पढ़ने वाले, केंद्रक विभाजन पढ़ने वाले। अब केंद्रक विभाजन जो होता है वो दो चरणों में पूरा होता है। एक जो होता है अंतरावस्था होती है, दूसरा क्या होता है, एम अवस्था होती है। एक अंतरावस्था होता है और दूसरा एम अवस्था होता है। ठीक, अब जो अंतरावस्था होती है वो भी 3 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में पूरा होता है, 3 चरणों में पूरा होता है। क्या पूरा होता है, ये अंतरावस्था। पहला क्या आता है, अंतरावस्था, जीवनावस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। जीवनावस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। ठीक, अब जो है अंतरावस्था, अब यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये क्रम पूछ लिया जाएगा आपसे कि अंतरावस्था और एम अवस्था में जो अवस्थाएं आती है इनका क्रम क्या है। ठीक, तो पहले क्या आता है, जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था, एम अवस्था। यहाँ से एनसीईआरटी में भी दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं कि एस अवस्था की एक एक पार्ट को हम पढ़ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे जीवन अवस्था की। किसकी बात करने वाले हैं, जीवन अवस्था की। अब ये जीवन अवस्था में क्या होता है, इसमें दिया गया है ये डीएनए प्रकृति और एम अवस्था के बीच के हैं। कौन, ये जो जीवन अवस्था होती है ये कहाँ की है, ये यहाँ पे लिखा गया है जीवन अवस्था। ठीक, ये जीवन अवस्था जो है यहाँ की है, ये एम अवस्था और क्या, डीएनए प्रकृति अवस्था के बीच की अवस्था है। एम अवस्था और डीएनए प्रकृति अवस्था के बीच की अवस्था है। ये लाइन दिया गया है, ये भी मत बोल देना इसका, ये भी तो है एम अवस्था और एस अवस्था के बीच की अवस्था है। अब क्या करें, एम अवस्था, G2 अवस्था, एम अवस्था और एस अवस्था के बीच की अवस्था को G2 भी अवस्था है। अब क्या करें, हमारे एनसीईआरटी में जो दिया गया है, उसी की बात करेंगे। क्या, जीवन अवस्था। ठीक, अब देखो दूसरी लाइन क्या होता है, इनमें कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं। मतलब कि जो जीवन अवस्था होती है इसमें जो होता है समय लगता है इसमें विभाजन में, यानी जो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें ढेर सारा एंजाइम पाए जाते हैं जो इसको सक्रिय बनाए रखते हैं। मतलब कि जब एंजाइम पाए जाएंगे तो उपापचयी रूप से जो क्रियाएं होंगी, कुछ जैसे कुछ बनेगा कुछ टूटेगा। उपापचय मतलब कि विघटनकारी और निर्माणकारी, ये सब क्या होंगे, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिया होगी। यहाँ पे सभी क्रियाएं इसी में होती हैं, इस जीवन अवस्था में होती हैं, यानी इसीलिए बोलते हैं कि ये उपापचयी रूप से सक्रिय है और इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। ठीक, अब बात आगे आते हैं। देखो फटाफट समझते चल जाता है, आप लोग पढ़े हो, केवल रिवाइज करना है बस। अब इसमें लगातार वृद्धि होती है लेकिन डीएनए प्रकृति नहीं होता है। जो जीवन अवस्था है इस अवस्था में क्या होता है, इसमें लगातार वृद्धि होती है लेकिन क्या नहीं होता, डीएनए प्रकृति नहीं होता। जो डीएनए का प्रकृति इस अवस्था में होगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें डीएनए प्रकृति नहीं होता लेकिन वृद्धि होती है। बात समझ में आ रही है, ऐसी कौन सी अवस्था जिनमें डीएनए प्रकृति नहीं होता है लेकिन वृद्धि होती है, कौन सी जीवन अवस्था। आपसे स्टेटमेंट्स में ऐसे दे देंगे, गलत सही कथन चुनिए। तो उनमें से भी एक ऑप्शन में ये सेम टू सेम ये लाइन आ सकती है।
ये इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे गलत और सही का ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे 4 ऑप्शन देंगे, चारों में से ये लाइन भी रहेगी, तो इनमें से ये लाइन भी हो सकती है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे कि जो जीवन अवस्था होता है उसमें डीएनए प्रतिकृति नहीं होता है लेकिन वृद्धि होती है, तो आप खटाक से आंसर मार देंगे। ठीक, हमारी बात हो गई किसकी, जीवन अवस्था की। हम बात करते हैं एस अवस्था की। एस अवस्था में क्या होता है, इसमें डीएनए प्रतिकृति होता है। जो एस अवस्था होता है, जो एस अवस्था है, इस अवस्था में डीएनए प्रतिकृति होता है। लेकिन यहाँ पे हम एक लाइन आउट जोड़ते हैं, जो एस अवस्था डीएनए का प्रतिकृति कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। अगर माना जाए तो ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, कभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है कि डीएनए प्रतिकृति कहाँ होता है। तो ये आता है जो डीएनए प्रतिकृति होता है वो केंद्रक में होता है। लेकिन यहाँ पे अवस्था नहीं पूछी गई ना, ऐसे पूछा जाता है कि डीएनए प्रतिकृति किस अवस्था में और कहाँ होता है, तो क्या होता है एस अवस्था में, डीएनए प्रतिकृति एस अवस्था में और केंद्रक में होता है। ठीक, अब इस लाइन से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इस अवस्था में तारक केंद्र का संश्लेषण होता है। जो एस अवस्था होता है उसमें भी क्या होता है, तारक केंद्र का संश्लेषण होता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एस अवस्था है, इस अवस्था में किसका तारक केंद्र का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इस अवस्था में तारक केंद्र का संश्लेषण कोशिका द्रव्य में होता है, ना कि केंद्रक में होता है। अब आपसे स्टेटमेंट्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि तारक केंद्र ऐसे दे दिए जाएंगे, बोलेंगे सही गलत कथन का चुनाव कीजिए। तारक केंद्र का संश्लेषण केंद्रक में होता है, दे देंगे ऐसे कि बोलेंगे गलत कथन का चुनाव कीजिए। तारक केंद्र का संश्लेषण केंद्रक में होता है। आप लोग को पढ़े, आप लोग को पता है, तो आप लोग को खट से आंसर मार देंगे टिक कि ये गलत है, क्योंकि जो तारक केंद्र होता है उसका संश्लेषण कोशिका द्रव्य में होता है। याद रखना, तारक केंद्र का संश्लेषण कोशिका द्रव्य में होता है, ना कि केंद्रक में होता है। ठीक, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लेंगे कि ऐसे सही कथन का चुनाव कीजिए। तारक केंद्र का संश्लेषण कोशिका द्रव्य में होता है, तो आप मार देंगे खट। यहाँ से आंसर एक बन गया। 2 क्वेश्चन बन है ना, एक केंद्र वाला, एक कोशिका द्रव्य वाला। मतलब कि अगर केंद्र वाला रहेगा तो ये गलत है, अगर केंद्र लिखा रहेगा मतलब कि जो तारक केंद्र का संश्लेषण केंद्र में नहीं होता। अगर केंद्र लिखा रहेगा तो गलत कथन का चुनाव बोल देगा, तो यहाँ पे इसको सही बोल देना। अगर बोलेगा कि तारक केंद्र का संश्लेषण कोशिका द्रव्य में होता है और सही कथन का चुनाव कीजिए, तो इसको मार देना खट से। अब आपसे पूछ लिया जाएगा तारक केंद्र का संश्लेषण किस अवस्था में कहाँ होता है, किस अवस्था में कहाँ होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए तारक केंद्र का संश्लेषण एस अवस्था में कोशिका द्रव्य में होता है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जो एस अवस्था है, एस अवस्था में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। पास समझ में आ रही है, ये एनसीईआरटी के लाइन में दिया गया है। इस अवस्था जो होती है हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब एस अवस्था में क्या क्या हो रहा है, तारक केंद्र का संश्लेषण हो रहा है, तारक केंद्र का संश्लेषण हो रहा है, कोशिका द्रव्य में डीएनए का प्रतिकृति हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कोशिका द्रव्य में हो रही है। और डीएनए का प्रतिकृति हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो केंद्रक में हो रहा है। तीन क्वेश्चन यहाँ से, 3 से 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं G2 अवस्था के बारे में। आपकी एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्या दिया गया है, इस अवस्था में कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है। जो G2 अवस्था है ना, इसमें ये नहीं बोला गया कौन सी प्रोटीन का निर्माण होता है, इसमें ये बोला गया है कि G2 अवस्था में कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन वो प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन है, टिब्यूलिन प्रोटीन। टिब्यूलिन प्रोटीन, आपके जहन में, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ये टिब्यूलिन प्रोटीन है क्या करता है। जो ये टिब्यूलिन प्रोटीन है ये तर्कु तंतु का निर्माण करता है। बोलेंगे सर तर्कु तंतु क्या है, देखो जब कोशिका विभाजन होता है ना, जो तारक केंद्र होता है ना, इसमें जो तारक केंद्र बन रहा था ना, इस तारक केंद्र में क्या पाया जाता है, ये क्या पाया जा रहा था, एक तर्कु तंतु। ये जो तारक केंद्र था ये तर्कु तंतु का निर्माण करता है। क्या करता है, तर्कु तंतु का निर्माण करता है। यही तर्कु तंतु किससे बना हुआ है, ये टिब्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ है। जो तर्कु तंतु क्या करता है, काइनेटो कोर से जुड़ता है और क्या करते हैं, डीएनए को, गुणसूत्रों को, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं, काइनेटोकोर पाए जाते हैं। जहाँ पे ये तर्कु तंतु में टिब्यूलिन प्रोटीन होता है, ये काइनेटोकोर से जाकर जुड़ जाता है और खिंचाव करता है। ठीक, इसलिए क्या होता है, ये टिब्यूलिन प्रोटीन तर्कु तंतु का निर्माण करता है। ये तर्कु तंतु कहाँ पाया जाता है, सूक्ष्म नलिका में। किसमें पाया जाएगा, सूक्ष्म नलिका में। ठीक, जो सूक्ष्म नलिका है ये कैसे पाया जाएगा, तारक केंद्र में पाया जाएगा, फ्लैजिला में पाया जाएगा और पश्चिमाभ में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ये सूक्ष्म नलिका। ये सूक्ष्म नलिका करते क्या है, गमन करने में सहायता करते हैं। क्या, ऐसे चलने में सहायता करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। हमारा कंप्लीट क्या हो गया, अंतरावस्था हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अंतरावस्था में जो होता है एक अवस्था और दिया गया एनसीईआरटी के लाइन में, G0 अवस्था, G0 अवस्था, या इसको बोलते हैं शांत अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो होता है वो इस जो G0 अवस्था, इसमें जो होता है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। किसमें, G0 अवस्था में। क्यों, अरे भाई इसमें तो कोशिका विभाजन की क्षमता ही समाप्त हो जाएगी। इसमें तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, इतना याद रखना। इसीलिए शांत अवस्था में चली जाती है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G0 अवस्था किस अवस्था के बाद शांत अवस्था में चली, सॉरी G0 अवस्था किस अवस्था के बाद शांत अवस्था में चली जाती है, G0। ठीक, तो आ जाएगा जीवन अवस्था। क्या होगा, जो ये जीवन अवस्था होता है ना जो जीवन अवस्था होता है ना, ये किस अवस्था में चला जाएगा, G0 अवस्था में चला जाएगा। कब चला जाएगा, ये शांत अवस्था में चला जाएगा। क्यों चला जाए, क्योंकि इसमें जो विभाजन की क्षमता होती है समाप्त हो जाती है। जैसे अगर आप लोग खाना पीना नहीं खाएंगे ना, तो आप लोग के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, एकदम शांत मार्ग बैठा रहना ना, वैसे एनहू जो है ना,
इनके अंदर विभाजन की क्षमता ना रहन, पैसा वैसा रहन ना, तो पैसा वैसा रहन ना तब का कहीं एकदम शांत मार बैठे, जैसे कि आप लोग को पैसा मिल जाए घर वाले दे दें तुड़े जमीन पर, चला इस तरीके से समोसा खाया है, अरे फुल्की का नहीं खाया है ना। वैसे ये भी अगर इनके पास कोशिका विभाजन की क्षमता होती, एनर्जी होती, तो ये क्या करता, शांत नहीं बैठा रहता, ये एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कूदता रहता है। अब ये क्या है, इनके पास पैसा खत्म हुआ, जब पैसा खत्म हुआ तो क्या हुआ, ये शांत हो गया, तो ये जीवन अवस्था से निकलेंगे, जीवन अवस्था से निकल कर जीतू अवस्था में जा रहे थे, लेकिन इनके पास एनर्जी समाप्त हो गई, इनके पास पैसा नहीं रहा, ये शांत हो गए, इनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं रही, जब विभाजन की क्षमता नहीं रही तो ये चले गए कहाँ, शांत अवस्था में चले गए, एकदम शांत हो गए, जीवन से निकलेंगे जी नॉट में चले जाएंगे। जी याद रखना को क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो कोशिका होती है वो कोशिका किस अवस्था से निकल कर जी नॉट अवस्था यानी शांत अवस्था में चली जाती है, यही याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका किस अवस्था से निकल कर जीरो अवस्था यानी शांत अवस्था में चली जाती है, तो जीवन अवस्था से निकल कर जी नॉट अवस्था में चली जाती है, हाँ समझना है। अब इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता इसमें समाप्त हो जाती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ऐसी कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो पहला क्या है, हृदय कोशिका, क्या है हृदय कोशिका है, दूसरा क्या है तंत्रिका कोशिका है, तीसरा क्या है अंडाणु, चौथा क्या है आरबीसी है। इनमें क्या इनमें जो होती है कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती, ये विभाजित नहीं करते हैं। तो आप लोग बोलेंगे सर, आप लोग के ध्यान में एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर हृदय की कोशिका विभाजन नहीं करेगी तो हमारे शरीर में हृदय की कोशिका संख्या कैसे बनी हुई है, तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं करते, हमारे शरीर में जो तंत्रिकाएं फैली हुई हैं उनका निर्माण कैसे होगा। अंडाणु जो होता है, अंडाणु में भी विभाजन क्षमता नहीं होती, आरबीसी में भी विभाजन क्षमता नहीं होती है। आखिर आरबीसी जब विभाजन की क्षमता नहीं होती तो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी बहुत सारा है, क्यों कैसे, इसका जवाब नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक। अब इतना ही, जितना पढ़े उतना काफ़ी है, ठीक। अब इतना तो बात समझ में आ गई, तो हम बात करते हैं किसमें, एम अवस्था पे चलते हैं, ठीक। केंद्रक विभाजन हमने देख लिया और जी नॉट अवस्था देख लिया, तो उसके बाद हम क्या दूसरा क्या होता है, एम अवस्था, अंदर अवस्था हमने देख लिया। अब क्या देखने वाले हैं, एम अवस्था। एम अवस्था में आज हम केवल क्या देखने वाले, एक ही अवस्था देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, एक ही अवस्था देखने वाले हैं, ठीक। वो क्या है, प्रोफेज, पूर्वावस्था। क्या देखने वाले हैं, पूर्वावस्था देखने वाले। जो पूर्वावस्था होता है इनमें सबसे लंबी जो पूर्वावस्था ना प्रोफेज होता है ना, अब देखो ये हमारे पास कोशिका है, तो इसमें हम पहला अवस्था की बात करते हैं, प्रोफेज की बात करते हैं। तो ये जो प्रोफेज है ना, ये सबसे लंबी अवस्था है, एम अवस्था की सबसे लंबी अवस्था। यहाँ से क्वेश्चन बच्चा पूछा जा सकता है कि एम अवस्था की सबसे लंबी अवस्था कौन सी अवस्था है, प्रोफेज अवस्था। याद रखना, प्रोफेज अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो कि एम अवस्था की सबसे लंबी अवस्था है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है, जो प्रोफेज होता है ना, जो इनमें ये केंद्रक होता है ना, इस केंद्रक में क्या होता है, इस केंद्रक में क्या होता है, ये क्या है, क्रोमैटिन है। क्या है, क्रोमैटिन है। जो ये क्रोमैटिन है ये क्या करेगा, कंपैक्ट हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, बहुत पास आ जाए, पास आने के बाद क्या करेगा, पास आने के बाद क्या करेगा, पास आने के बाद गुणसूत्र का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण करेगा, गुणसूत्र का निर्माण। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रोमैटिन संघनित होकर क्या निर्माण करता है, ऐसी कौन सी अवस्था है, एम अवस्था की कौन किस अवस्था में क्रोमैटिन संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग का जवाब होगा प्रोफेज में, यानी पूर्वावस्था में क्रोमैटिन होता है, संघनित हो जाता है, संघनित होने के बाद क्या करते हैं, गुणसूत्र बना लेते हैं, गुणसूत्र बना लेते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो तारक केंद्र हैं विपरीत ध्रुव में चले जाते हैं। जो देखो तारक केंद्र कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के जस्ट पास पाए जाते हैं। ये कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे मैंने अभी कहाँ बताया था, इसमें बताया था, इस अवस्था में बताया था। जो तारक इस अवस्था में तारक केंद्र का संश्लेषण कोशिका द्रव्य में होता है। देखो केंद्र में नहीं पाया जाए, क्या तारक केंद्र कहाँ नहीं पाया जा रहा है, केंद्रक में नहीं पाया जाए, क्यों, क्योंकि जो ये तारक केंद्र है ना, ये यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, विपरीत ध्रुव पर। दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, दो तारक केंद्र पाए गए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव पे चले जाते हैं, ठीक। इसलिए इसका संश्लेषण होता है कोशिका द्रव्य में होता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है। तो कोशिका द्रव्य गाढ़ा कैसे होगा, क्योंकि ये जो है ना धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ये जो केंद्रक है ना, केंद्रक आवरण नष्ट हो जाते हैं, इनमें जो कोशिकाएं, ये जितने भी कोशिकांग है ये सब दिखना बंद हो जाते हैं। दिया गया है ना, कोशिकांग दिखना बंद, जो कोशिकांग जितने भी कोशिकांग पाए जा रहे हैं वो सब दिखना बंद हो जाते हैं, सब दिखाई देना बंद कर देते हैं, और केंद्रक आवरण विलुप्त हो जाता है। और जो केंद्रक आवरण है धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त होने के बाद सभी जो होते हैं कोशिका द्रव्य और क्या हो जाते हैं, और कोशिका द्रव्य और जितने भी कोशिकाएं हैं ना सब दिखना बंद हो जाए, तो सभी मिक्स हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, वो गाढ़े हो जाएंगे, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद जो आपको केवल क्या दिखेगा, ये दिखेगा, जो क्रोमैटिन धागे थे वो संघनित होकर क्या बना रहे थे, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र क्या दिखाई देगा, तो गुणसूत्र धीरे धीरे क्या हो जाएगा। अब ये जो तारक केंद्र है ना, इससे क्या निकलेगा, तर्कु तंतु का निर्माण जो होता है, ये G2 अवस्था में हुआ था, तो ये तर्कु तंतु निकालेगा, ये जाएगा यहाँ, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, काइनेटोकोर पाया जाता है, यहाँ से जुड़ जाएगा। अब ये जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, मेटाफेज की अवस्था धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, इतना साफ आप लोग अच्छे से पढ़िए। और कुछ क्वेश्चन हमारा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, ठीक। पहला क्वेश्चन हमारा है कि तारक केंद्र का निर्माण किस अवस्था में होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि तारक केंद्र का निर्माण
किस अवस्था में होता है और कहाँ पे होता है। तीसरा क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किस अवस्था में होता है। चौथा क्वेश्चन, उपापचयी रूप से सक्रिय सबसे ज़्यादा सक्रियता किस अवस्था में दर्शाती है। उपापचयी रूप से सक्रियता सबसे ज़्यादा किस अवस्था में दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें डीएनए संश्लेषण तो नहीं होता है लेकिन केंद्रक का ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें डीएनए का संश्लेषण तो नहीं होता लेकिन कोशिका वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है और वह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो G0 अवस्था में चली जाती हैं। शांत अवस्था में, अगला क्वेश्चन, शांत अवस्था में आने वाली कोशिकाएं किस अवस्था के बाद होकर आती हैं। ठीक, और आप लोग इन सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हमें आप लोग से यही आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और नीट का एग्जाम क्लियर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।